नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। तो कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों की अपडेट भी ले सकते हैं कि कौन सा विभाग कितना कार्य कर रहा है। और इसके अलावा अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी के सुझावों को साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं और ये भी पूछा जाएगा तमाम मंत्रियों से कि जनता के बीच में कितना जुड़ाव है, जनता से कितना मिला जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया था कि अपने अपने विभाग, अपने अपने कार्यालय में एक हफ्ते में एक बार जरूर जनता दरबार लगाएं। तो तमाम तरह की अपडेट्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे और शाम 4 बजे एक खास कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में आज क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी लाइव बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी द्विवेदी, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। हर मायनों में ये बैठक खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों का अपडेट भी लेंगे और इसके अलावा तमाम मुख्य मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा आज कैबिनेट में क्या क्या मुख्य फैसले लिए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता दूँ आपको मुख्यमंत्री आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई है और मुख्यमंत्री आवास पे बैठक होगी। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में देखा गया तमाम मंत्री जो हैं वो विदेशों से लौट कर आए हैं, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद की बैठक जो है हो सकती है। निश्चित तौर पर क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब कैबिनेट की बैठक होती है तो मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, लेकिन कभी-कभी देखा जाता है कि जब महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उस दौरान परिषद की बैठक भी होती है। निश्चित तौर पर आज का जो अभी तक का जानकारी हो रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक लेंगे जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश के नए जो मुद्दे होंगे, जो जनता से जुड़े मुद्दे होंगे और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं और उन पर मोहर लग सकती है जो सीधे जनता के लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ अभी हाल ही में देखा गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के तमाम मंत्री विदेश दौरे पर गए थे और कहीं न कहीं अब उसको लेकर के कोई फैसला हो सकता है जो औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा जो मंत्री हैं जो कैबिनेट बैठक में जाएँगे उसके बाद मुख्यमंत्री इन मंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे कि आखिर कितना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रहा विदेशों में मंत्रियों का, क्या कुछ विदेशों से लाए हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आज महत्वपूर्ण बैठक है कैबिनेट की और कैबिनेट बैठक के दौरान जो अभी तक जानकारी है उसका लमसम 1 दर्जन जो फैसले हैं उन पर मोहर लग सकती है, कैबिनेट सामने रखे जा सकते हैं और उसके बाद कैबिनेट उन पर चर्चा करेगी, चर्चा के बाद अंतिम मोहर लगाएगी। जी। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। इसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर। कांग्रेस मुख्यालय में आज अहम बैठक है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अहम बैठक होगी। जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में यात्रा निकलेगी। सलमान खुर्शीद समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। भारत जोड़ो यात्रा देश भर में घूम रही है। राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और अब जनवरी से पहले यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। सलमान खुर्शीद समेत तमाम कांग्रेस नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस मुख्यालय में आज इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अहम बैठक होगी कि किन किन एरिया को फोकस करना है, कहां कहां पर कांग्रेस को जाना चाहिए। और अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अश्विनी, भारत जोड़ो यात्रा जो कि अब उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है, आजकल में तो वो हरियाणा में अपना दमखम दिखा रही है। हरियाणा में लोगों को एकजुट होकर के दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ काफी लोग जुड़ रहे हैं। अब उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। कैसी संभावनाएं रहेंगी, कैसी तैयारियां रहेंगी कांग्रेस की ओर से और क्या किसी प्रकार की कोई अनुमति की जरूरत होगी इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए?
हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अब भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की है वो पहुंच को इसलिए अगले कुछ दिनों में पहुंचने वाली है। उसको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हालांकि सबसे ज्यादा अगर ध्यान दें तो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश है उतनी ही कांग्रेस की यात्रा छोटी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, क्योंकि कुछ जिलों को ही कवर कर रही है यात्रा, जिसमें आगरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी को या फिर यूं कहें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3-4 चुनाव में परफॉर्मेंस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में रहा, तो इससे यही लग रहा है कि कांग्रेस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर मेहनत भी करने कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया छोटे छोटे राज्यों में 10 दिन 12-12 दिन यात्रा चली है, लेकिन वो यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 3 से 4 दिन की रहेगी और वो भी 3-4 जिलों से होते हुए गुजरेगी। निश्चित तौर पर ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि वाकई में राहुल गांधी कांग्रेस को लग गया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाला जो चुनाव है वो उनके लिए भी ठीक नहीं होने वाला है। हालांकि अगर बात करें जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना में देखा गया है कि कोविड की महामारी जो है एक बार फिर पैर पसार रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा गया था कि यात्रा को रोकने के लिए कल अनुरोध भी किया गया था। इसके बाद कांग्रेस जन भड़क गए थे, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने लगे थे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग भी अब सवाल पूछने शुरू कर चुके हैं कि आखिर जब कोविड का जो विस्तार हो रहा है, कोविड एक बार फिर हावी हो रहा है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, तो ऐसे में एक यात्रा को रोकना उचित क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखा गया था कि जब पहला कोविड आया था तो उस दौरान तबलीगी जमात को काफी उस पर आरोप लगे थे कि तबलीगी जमात की वजह से पूरा कोविड फैला, क्योंकि उस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे दिल्ली में और वहां पर जो धार्मिक आयोजन किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कोविड का विस्फोट हुआ था, तो इस पर सबसे ज्यादा सवाल तबलीगी जमात पर उठ रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग दबी जुबान से कह रहे हैं क्या आने वाले समय में कांग्रेस कहीं तबलीगी जमात न बन जाए। निश्चित तौर पर ऐसे में सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए और कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की समस्या महामारी एक बार फिर देश के अंदर आ रही है, उसका आशंका है, तो ऐसे में यात्रा को रोकना ही उचित होगा, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं किसी के लिए भी घातक साबित हो सकती है। जी ठीक है अश्विनी, आप रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ यूपी नगर निकाय को लेकर के आज फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में होगी सुनवाई। ओबीसी आरक्षण पर आएगा हाईकोर्ट का फैसला। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, यूपी नगर निकाय को लेकर के आज फिर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का आज फैसला आएगा। हमारे साथ अश्विनी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, हाईकोर्ट का आज फैसला आएगा यूपी नगर निकाय चुनावों को लेकर के। कल भी यही उम्मीद की जा रही थी कि कल शायद फैसला आए और पिक्चर क्लियर हो पाए कि यूपी नगर निकाय चुनाव होंगे कब। तो क्या कुछ कल हुआ और आज क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल बात करें, आपको नगर निकाय का चुनाव होना है और ऐसे में ठीक उससे पहले एक पीआईएल दाखिल की गई थी। पीआईएल में कहा गया था कि जो ओबीसी आरक्षण दिया गया है वो नियम के तहत नहीं दिया गया, जबकि ओबीसी किसी आरक्षण को देने के लिए 3 लेयर टेस्ट कराना होता है और साथ ही साथ आयोग का गठन करना होता है और आयोग देखता है कि आखिर उस क्षेत्र में कितना प्रतिनिधित्व उस वर्ग का है, उसके बाद ही जो सीट है उस वर्ग के लिए आरक्षित की जाती है। निश्चित तौर पर ऐसे में पीआईएल दाखिल गई और पीआईएल में सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने जो सही ढंग से जो सर्वेक्षण नहीं कराया। हालांकि सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा था कि 2017 का जो आरक्षण था उसको लागू करके ट्रिपल लेयर जो टेस्ट होता है उसके बराबर ही ये माना जाए। हालांकि सरकार पर आरोप है कि रैपिड टेस्ट करा करके उसने जो है आरक्षण को सूची जारी कर दी। हालांकि पहले 12 तारीख को ये सुनवाई होनी थी, उसके बाद 14 तारीख बढ़ाई गई, फिर 20 तारीख की गई, फिर 21 तारीख की गई और फिर 21 तारीख कल, यानी कल सुनवाई होने के बाद आज फिर बढ़ाई गई। कल की बात करें तो कल भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब सरकार से, सरकार ने अपना हलफनामा दिया है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। दूसरी ओर जो विपक्ष है, जो पीआईएल जो दाखिल हुई है उसमें भी कहा गया है कि जो ट्रिपल लेयर टेस्ट है वो ढंग से वो नहीं कराया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तमाम सीटों में आरक्षण में गड़बड़ी पाई गई है। निश्चित तौर पर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज हाईकोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तो निश्चित तौर पर जो पार्टियां हैं, जो दावेदार हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सिरदर्दी वाला बात है, क्योंकि 24 तारीख से शीतकालीन अवकाश हो रहा है और 24 से लेकर के 2 जनवरी तक के लिए जो है कोर्ट बंद होने वाला है। तो ऐसे में अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है तो काफी राहत वाला होगा, नहीं आता है तब कहीं ना कहीं समस्या खड़ा करेगा उन पार्टियों के लिए जो तैयारियां जुटी है, उन दावेदारों के लिए जो तैयारियां लगातार कर रहे हैं। जी
बिल्कुल कोर्ट के बंद होने से पहले ये बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सीएम योगी से भारतीय उद्यमियों के समूह ने की भेंट। हीरो एवन, पहवा, वैप ग्रुप यूपी में करेंगे अरबों रुपए का निवेश। निवेशकों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े निवेश की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इसके लिए निवेश ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आए, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े निवेश की रूपरेखा तैयार की जा रही है और सीएम योगी से भारतीय उद्यमियों के समूह के लोगों ने भेंट की है। हीरो एवन, पहवा, वैप ग्रुप यूपी में निवेश करेंगे बड़ी संख्या में और निवेशकों की हर ज़रूरत का ध्यान रखा जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर निवेशक बाहर से आते हैं तो उनका विश्वास बनाए रखना, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना कि वो वहाँ पर निवेश कर पाए, उन्हें लगे कि उनका इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, उनका इन्वेस्ट करना जाया नहीं जाएगा और आउटपुट निकल कर के आएगा। इसके लिए मौजूदा सरकार को बेहतर एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी होगी और कोशिशें की भी जा रही हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके अलावा तमाम निवेशकों की सुझावों को लिया जा रहा है, उनके क्वेश्चंस को लिया जा रहा है और उसी के आधार पर यूपी सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमें कुछ समय बाद ज़रूर दिखाई देगा, जहां पर रोज़गार की अपार संभावनाएं होंगी, कई आईटी हब सेक्टर्स होंगे और इसके अलावा कई अन्य सेक्टर्स में भी कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर सवालों का संसद में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि नशा देश के लिए गंभीर समस्या है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग्स और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि ये लड़ाई देश की है, ना राज्य की और ना किसी एक विभाग की। इस लड़ाई को सबको साथ में मिलकर के लड़ना होगा। बॉर्डर पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा और एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। शाह ने कहा कि नार्को विभाग और राज्य की सभी एजेंसियों को एक पेज पर रहकर काम करना होगा। अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स गंभीर समस्या है, इससे हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इसके ट्रेड होने से आने वाली आय से आतंकियों को मदद मिलती है। अमित शाह ने कहा कि मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार ड्रग्स के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर काम कर रही है। कृपया ड्रग्स का प्रचार प्रसार अगर पता चले तो इसके बारे में जानकारी तुरंत दी जाए। ड्रग्स का प्रचार प्रसार हमारी नस्लों को खराब करता है। जो देश भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स फ्री इंडिया का सपना साकार करना पड़ेगा। से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार
और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा है। और वहीं राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने व्यापारियों के उत्पीड़न का मामला उठाया। उन्होंने व्यापारियों के हित को लेकर जांच कर उनको राहत देने की मांग की है। वहीं सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूरे मामले को तथ्यों के सदन के पटल पर रखने के निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में व्यापारियों के हितों की मांग उठाई। उनका कहना था कि यूपी में जीएसटी की छापेमारी से छोटे मझोले व्यापारी काफी त्रस्त हैं। सांसद संजय सिंह ने पूरे मामले में जांच कर व्यापारियों को राहत दिलाने की मांग की। मान्यवर, एक हफ्ते तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर जिस तरीके से छापेमारी का आतंक हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर डाला गया, छापेमारी का जो आतंक डाला गया, उससे उनको राहत मिलनी चाहिए। छापेमारी तो दूर की बात है मान्यवर, जीएसटी के अधिकारी नहीं गए छापामारी करने के लिए, पुलिस बल साथ में लेके गए, चेक भरवा के लेके आए। अयोध्या का मामला, एक व्यापारी से 5 लाख का चेक लिया, गोंडा में एक व्यापारी से 3 लाख का चेक लिया। अरे भाई, आप मामले की जांच कीजिए, उसके बाद तब आप टैक्स लीजिए। आपने मामले की जांच भी नहीं की। छोटे मझोले जितने भी व्यापारी हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तंग कर रखा है। राज्यसभा में संजय सिंह ने कहा कि जीएसटी जब लाया गया था तब ऐसा माना जा रहा था कि सबको टैक्स की जटिलता से छुट्टी मिलेगी, लेकिन महंगाई के बढ़ने से टैक्स का बोझ छोटे व्यापारियों पर बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, जब जीएसटी का कानून इस देश के अंदर लाया गया तो देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि जीएसटी के माध्यम से आम आदमी को टैक्स देने में राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी टैक्स की जटिलताओं से छुट्टी मिलेगी और टैक्स भरने में उनको आसानी होगी। लेकिन मान्यवर, महंगाई बढ़ती गई, टैक्स का बोझ आम आदमी पे बढ़ता गया और इसके बाद जहां तक व्यापारियों का सवाल है, छोटे व्यापारी टैक्स की जटिलताओं से, टैक्स भरने की प्रक्रियाओं से और रोज रोज के संशोधन से ऊब चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में टैक्स के नियमों में जीएसटी आने के बाद संशोधन किया गया। मान्यवर, सांसद संजय सिंह ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था को लेकर लोग खासी खुश थे, लेकिन मल्टीपल टैक्स से स्थितियां ठीक नहीं रहीं। और टैक्स आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, लोगों के मन में धारणा थी कि 10% का टैक्स होगा, 5% राज्य को जाएगा, 5% केंद्र को जाएगा। आपने वन नेशन मल्टीपल टैक्स की व्यवस्था ला दी, किसी पे 2%, किसी पे 5%, किसी पे 18%, किसी पे 28%। और इतने टैक्स लादने के कारण पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दूध महंगा, छाछ महंगा, सरसों का तेल महंगा, आम आदमी की जिंदगी की हर एक चीज, गरीब की थाली महंगी कर दी। मान्यवर, ऐसी सरकार है कि रोटी पर 5% और पराठा पे 18% टैक्स। ये कैसी टैक्स की प्रणाली है मान्यवर? सांसद संजय सिंह ने सभापति के जरिए सरकार से मांग की कि व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। वहीं सभापति ने सभी तथ्यों को सदन के पटल पर रखने के निर्देश दिए। मेंबर विल गिव डिटेल्स ऑफ द टू इंसिडेंट्स। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मशहूर शायर और कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। इमरान प्रताप गढ़ी पर सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने का आरोप है। इमरान प्रताप गढ़ी सहित 3 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। गौरतलब है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन करते हुए 40 से 50 गाड़ियों के साथ प्रचार करने की वजह से मुरादाबाद के थाना गल शहीद में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी दी है। एमपी एमएलए कोर्ट और एसीजेएम 4 ने वारंट जारी किया है। मुकदमा आपके दर्ज हुआ था 23/4/2019 को। इस समय लोकसभा के
चल रहे थे चुनाव, तो चुनाव प्रचार के दौरान इनके द्वारा चुनाव प्रचार का जब समय समाप्त हो गया था करीब 12:45 बजे, करीब 40 से 50 गाड़ी में ये थे, मोटरसाइकिल में 2 करीब कारें थी। क्षेत्र में जो पुलिस गश्त कर रही थी तो उन्होंने जब देखा सामने से भीड़ आ रही है तो इनको रोका कि भाई चुनाव प्रचार का समय इस समय समाप्त हो गया, आप प्रचार ना करें। लेकिन उनके द्वारा मना करने पर भी ये नहीं माने और इन्होंने विरोध करा उस चीज़ का, तो उसी का ये मुकदमा इन पर दर्ज करा गया था। अच्छा, कितने आरोपी थे इसमें? इसमें करीब 9 अभियुक्त नामजद करे गए थे, बाकी शेष अज्ञात में करे गए थे 50 से 60। काम नहीं तो सैलरी नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं दी जाएगी। कहीं कश्मीर घाटी में लगे जम्मू संभाग के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन कर्मचारियों को ये याद होना चाहिए कि ये कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं। जम्मू में कश्मीर पंडित जो कि पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में लगाए थे, उनका साफ तौर पर जम्मू में लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कि उनकी मुख्य तौर पर मांग है कि उन्हें रीलोकेट किया जाए, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से आए दिन टारगेटिंग किलिंग होती है उससे उन्हें खतरा होना है। इसलिए लंबे समय से कश्मीरी पंडित समुदाय के एम्प्लॉय की ओर से ये मांग की जा रही है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन करे। कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजटेड से गजटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई। अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, 1-2 बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे, और अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।